Good morning, friends. Myself, CA Abhishek Baradia from Excel Educational Institute, brings to you a fast track revision of the topic capital gain under Income Tax Act. जी हाँ, सही सुना आपने। इनकम टैक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाने वाला हेड दैट इज कैपिटल गेन, उसको हम आने वाले 1 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। उसके लीगल पोर्शंस को एक शॉर्टर फॉर्म में, एक समराइज्ड फॉर्म में, करेक्ट। तो इस आने वाले समय में हम जितने भी प्रोविजंस हैं कैपिटल गेन के, चीज़ें हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सबको इकट्ठा करने की, एक साथ करने की। तो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोविजंस मैं इकट्ठा आपके लिए लेके आया हूँ। इंजॉय करिएगा इस फास्ट ट्रैक रिविजन मोड को। लेट्स बिगिन। थैंक यू। सो गाइस, कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत ही होती है कि व्हाट इज द सेक्शन कवरेज ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का जो पूरा सेक्शन कवरेज है वो सेक्शन कवरेज है सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55A तक। इसमें आपको मैक्सिमम प्रोविजंस रिलेटिंग टू कैपिटल गेन देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा और कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं जहां पे कैपिटल गेन से जुड़ी हुई बातें दी हुई हैं, जैसे कि सेक्शन 111A आपने सुना होगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, उस पे टैक्स का रेट क्या होगा वो दिया हुआ था। वैसे ही सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट्स क्या होंगे उनको लेके डिस्कशन था। 112A वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स के सेल पे जो था वो क्या होगा उसको दिया हुआ है। इनके अलावा कुछ सेक्शन 2 में बातें हैं विथ रिलेटेड इन रिलेशन टू टर्म्स विच आर यूज्ड इन डिफाइनिंग द टॉपिक कैपिटल गेन। तो ये एक ब्रॉडर कवरेज है कैपिटल गेन का, जो हम हमारे इस रिविजनरी क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये सारे सेक्शंस मैंने आपके सामने एज अ सम अप भी पूरा दे रखा है। देखिए सेक्शन 45 से लेके इसका पूरा कवरेज जो है 55A तक जाता है। फिर इनके अलावा जो सेक्शंस हैं जैसे कि सेक्शन 2 में यूज होने वाली डेफिनेशन, सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस और उसकी टैक्सेबिलिटी 111A, 12 और 112A, ये सारी बातें वहां पे दी गई है। तो चलिए पहले इसको हम जो बेसिक है कैपिटल गेन के प्रोविजंस को लेके उसको लेके शुरू करते हैं। तो कोई भी हेड हो इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका चार्जेबिलिटी। तो कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी दी हुई है एक्ट के सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में। तो एक्ट का जो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली 4 बातें बोलता है कि 4 बातें अगर आप पूरी करेंगे तो उससे होने वाली जो भी इनकम है वो कैपिटल गेन हेड में आएंगी। 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला तो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। सो एनी प्रॉफिट और गेन जो किससे हो रहा है? ट्रांसफर से हो रहा है। एनी प्रॉफिट और गेन किससे हो रहा है? अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? कैपिटल एसेट का ट्रांसफर। और कब हो रहा है ट्रांसफर? वो ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ये 4 बातें फुलफिल होती हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो सब आपका कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल होता है। यानी वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट और गेन, एंड प्रॉफिट और गेन मस्ट अराइज फ्रॉम ट्रांसफर, it must arise from transfer of capital asset and it must take place during the previous year। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सब कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सवाल ये उठी कि प्रॉफिट है तो क्या कैपिटल गेन केवल इनकम्स पे ही टैक्स लगाते हैं, यानी प्रॉफिट होने पे ही? मान लो अगर कोई लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है। पूरे एक्ट में जहां जहां प्रॉफिट है तो इसका मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस, यानी अगर कैपिटल लॉस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ट्रांसफर, अब ट्रांसफर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो सेल। हालांकि कैपिटल गेन में पूरा ब्रॉडली उसको डिफाइन किया गया है, जैसे आप ये देखेंगे, इस पे आएंगे हम। पर ट्रांसफर क्या होता है और क्या ट्रांसफर नहीं होता, दोनों सवाल का जवाब हमें कैपिटल गेन से मिलेगा। तो क्या ट्रांसफर होता है ये दिया हुआ है एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 आपको बताएगा क्या क्या ट्रांसफर होता है, और एक्ट का सेक्शन 47 वो बताएगा क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता है। तो 2 सेक्शंस हैं ट्रांसफर से जुड़े हुए। 247 डिफाइंस ट्रांसफर एंड 47 स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। फिर ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफर किस चीज का होना चाहिए, तो वो है कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट क्या होता है और क्या नहीं होता है वो पूरा डिफाइंड है एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। तो दोनों ही सवालों का जवाब, यानी क्या कैपिटल एसेट होता है और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता, ये दोनों ही सवालों का जवाब जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ही हमको
देगा। और ये सब कब होना चाहिए? ये सब होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी ट्रांसफर कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमारे लिए अगर हम बात करें एग्जाम पर्पस के लिए, दिसंबर में नवंबर में हमारा जो भी एग्जाम है, तो उसमें व्हाट इज द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर? सो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अस इज 2019-20। तो 2019-20 में जो भी ट्रांसफर होगा उस पे जो भी गेन या लॉस आएगा वो सब कैपिटल गेन हेड में आता है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोई चीज अगर कैपिटल एसेट ही नहीं है तो पूरा चार्जेबिलिटी से बाहर हो गया, या उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर ही नहीं है तो भी चार्जेबिलिटी से बाहर हो गया, या फिर वो ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं हो रहा तो भी वो चार्जेबिलिटी से बाहर हो गया। तो ये तीन प्राइम बातें तो देखनी है, और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो फिर चौथी कंडीशन ऑटोमेटिकली कि उनसे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, अनलेस कि एक पूरा जो 54 की सीरीज है वो ट्रांजैक्शन वहां पे एग्जेम्प्ट कर रखा हो। अगर एग्जेम्प्ट कर दिया तो बात खत्म हो जाती है, पर अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर कोई भी प्रॉफिट गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो अब उसको लेके अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बन जाता है वो है कि समझना क्या चीज कैपिटल एसेट है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है। तो इवन इस सवाल का जवाब भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ने हमें दे दिया कि कैपिटल एसेट क्या होती है। तो कैपिटल एसेट क्या होता है ये डिफाइंड है एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, और 214 में आप देखेंगे तो कि दोनों चीजें बताई हुई है। क्या कैपिटल एसेट होता है इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है ये सवाल का जवाब भी आपको 2 सबसेक्शन 14 से ही देखने को मिलने वाला है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो 214 में ब्रॉडली दो क्लॉजेज हैं, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ब्रॉडली डिवाइडेड है इनटू 2 क्लॉजेज, 214A एंड 214B। 214A जो है वो बोलता है कि कैपिटल एसेट क्या है, तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन। तो यानी अगर इसकी आप प्लेन रीडिंग ले तो इससे क्या समझ में आता है कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एसेट का मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। जब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, करेक्ट, चाहे वो डेप्रिशिएबल हो चाहे वो नॉन डेप्रिशिएबल हो, तो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी। तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद असेसिस बिजनेस प्रोफेशन, यानी इवन आपसे बिजनेस से जुड़ी हुई है या नहीं है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये सभी की सभी कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो इसमें बेसिकली फिर आज हम जितनी भी एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे घर का टीवी फ्रिज एसी हो, वो सब भी कैपिटल एसेट में आ जा रहा है अगर देखा जाए तो इसलिए कुछ एक्सेप्शन डाले जिसमें बोला गया कि क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होगा। ये सवाल का जवाब भी इसी में दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। तो क्या कैपिटल एसेट होता है, तो कैपिटल एसेट का बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन एक्सेप्ट, यानी कुछ चीजों को कैपिटल एसेट नहीं माना। किन किन चीजों को कैपिटल एसेट नहीं माना, तो सबसे पहला एक्सेप्शन डाला आपके बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर कोई भी चीज आपके बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। और कैपिटल एसेट नहीं है इसका मतलब तो आप अपने बिजनेस का अगर स्टॉक बेचेंगे तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस का स्टॉक बेचते हैं तो वो जाना चाहिए अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इसलिए उसको यहां से एक्सेप्शन में डाल दिया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स स्टॉक इन ट्रेड। फिर वैसे ही दूसरा बात करें तो वो है पर्सनल मूवेबल एसेट। तो पर्सनल मूवेबल एसेट जितनी भी है, यानी जितनी भी पर्सनल एसेट्स है, कौन से नेचर की, मूवेबल नेचर की, वो सबको भी कैपिटल एसेट से बाहर रखा। ऑब्वियस सी बात है, इनका कोई लेना देना नहीं है, और ज्यादातर केसेस में जितनी भी पर्सनल एसेट्स होती है मूवेबल इन नेचर की, उनको अगर आप बेचे भी तो लॉस ही होता है मैक्सिमम केसेस में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बाहर ही रख दिया कि इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो आपकी जितनी भी पर्सनल एसेट्स है जैसे घर का टीवी फ्रिज एसी, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, और नहीं है तो अगर आप इनको बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगता है। इसके अलावा लेकिन जहां पे भी ये पॉसिबिलिटी दिखी, किस बात की पॉसिबिलिटी दिखी कि आपकी वो एसेट तो पर्सनल है लेकिन उनको बेच के आप कमा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसे पर्सनल मूवेबल एसेट की ही एक्सेप्शन में डाल दिया। यानी देखिए क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा कि क्या कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसमें बोला पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन फिर यहां पे फिर कुछ एक्सेप्शन डाल दिया कि इन चीजों को हम पर्सनल मूवेबल एसेट ही नहीं मानेंगे,
और अगर पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, ये सभी की सभी कैपिटल एसेट्स हैं। और इस एक्सेप्शन में क्या क्या रखा, तो देखिए इनमें वही सारी चीजें रखी जिनको बेचने से आपको फायदा हो सकता है। नंबर 1 में रखा ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी आपकी पर्सनल एसेट नहीं मानी जाएगी। दूसरा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, यानी जितने भी आर्कियोलॉजिकल्स पुराने कलेक्शंस हैं आपके पास, अगर उनको बेच के कुछ कमाई हो जाती है तो वो कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट है तो उसको बेचेंगे तो हो सकता है आप पे कैपिटल गेन लग जाए। ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स, यानी विद और विदाउट द यूज ऑफ कलर्स, आपकी अगर कोई स्केच है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, उसको बेचने से कुछ गेन हो जाता है आपका, तो ये सब आपकी पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं मानी जाएगी और इस पे कैपिटल गेन लग सकता है। स्कल्पचर्स वगैरह हैं, जो भी मूर्तियां वगैरह हैं, आइडल्स वगैरह हैं, वो हो गया, या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो ये सभी के सभी क्या हैं, ऑल दीज आर एक्सेप्शंस टू द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस टू द एक्सेप्शन मतलब ये सभी की सभी पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है, और अगर पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं है तो इनको बेचने पे कैपिटल गेन लग सकता है। करेक्ट। लेकिन ध्यान रखें, अगर यही सब चीजें मेरे बिजनेस का स्टॉक हो जाती हैं, यानी मेरी बिजनेस ही ज्वेलरी का है, तो वो तो मेरे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं रहेगा। यानी आई एम मिक्सिंग अप द टू एक्सेप्शंस, कि अगर ज्वेलरी ही मेरे बिजनेस का स्टॉक हो गया तो वो कैपिटल एसेट नहीं रहेगा फिर। करेक्ट। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सभी कैपिटल एसेट हैं अंटिल दे आर स्टॉक फॉर माय बिजनेस। तीसरी चीज जिसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी जितने भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वैसे ही आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती जाए, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट भी नहीं माना गया है इनकम टैक्स एक्ट में। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, तो उसको भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपका लैंड ऐसी एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 के अंदर है, या फिर अगर वो म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड में है तो वो नोटिफाइड डिस्टेंसेस, नोटिफाइड पॉपुलेशन के बेसिस पे नोटिफाइड डिस्टेंसेस के अवे है, तो उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है, तो कब उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं, जब वो मोर देन 2 किलोमीटर रहती है, किससे, फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे से जो भी जमीन बाहर आएगी उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, तो फिर वही डिस्टेंस हो जाता है 6 किलोमीटर, यानी आपकी जमीन कहाँ होनी चाहिए, म्युनिसिपैलिटी की लोकेलिटी से 6 किलोमीटर के दायरे के बाहर होनी चाहिए, अवे फ्रॉम 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, तब उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। या फिर अगर पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, यानी आप जिस म्युनिसिपैलिटी में रहते हैं वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में आपके एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड तब माना जाएगा व्हेन इट इज अवे फ्रॉम 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी इन दायरों के बाहर रहेगा तब वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। यानी जितना वो म्युनिसिपैलिटी के नजदीक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएगा, वो अर्बन एरिया का लैंड कहलाएगा। तो इसलिए वो नोटिफाइड डिस्टेंसेस जो मैंने अभी आपको बताए 2, 6 और 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, उस दायरे के बाहर रहेंगे, तब उनको रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तभी उसे क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा चौथा एक्सेप्शन है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती है, लाइक गवर्नमेंट ने एक मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, उसके तहत क्या है, जिन लोगों के पास भी गोल्ड था वो अगर अपना रियल गोल्ड गवर्नमेंट के पास रखवा के बदले में गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं, या अभी जो गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रही है, तो ये सारे जो गोल्ड बॉन्ड्स आप रखते हैं, उन गोल्ड बॉन्ड्स को आगे चल के आप कभी बेचेंगे, तो उसके लिए लालच देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे, और अगर कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे तो इसको बेचने पे कोई भी तरीके का कैपिटल गेन आप पे नहीं लगेगा। या फिर ऐसे ही समय समय पे इशू होने वाले स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, इन सभी को कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है कि क्या कैपिटल एसेट होता है और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है, तो उसमें हमने ये दोनों सवाल का जवाब देखा कि 214 का जो क्लॉज ए है उसने बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी प्रकार की, वेदर नॉट कनेक्टेड विद एसेसिव बिजनेस प्रोफेशन, वो सब कैपिटल एसेट है, एक्सेप्ट आपका स्टॉक इन ट्रेड, एक्सेप्ट आपका पर्सनल मूवेबल एसेट, एक्सेप्ट आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक्सेप्ट आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड, यानी इनको छोड़ के बाकी सभी कैपिटल एसेट हैं।
उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2014 ने एक क्लैरिफिकेशन लाके 214 में एक क्लॉज इंसर्ट किया, दैट इज 2 सबसेक्शन 14 क्लॉज बी। जो मैंने बोला कि दो क्लॉजेज हैं, एक 214 ए और एक 214 बी। वो 214 बी में क्या बोला, उसमें एक क्लैरिटी ताकि कंफ्यूजन ना हो और लोग अपने हिसाब से काम ना करें, तो उसमें क्या बोला, कोई भी सिक्योरिटीज विच इज हेल्ड बाय FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कोई भी सिक्योरिटीज रखेंगे इन अकॉर्डेंस विद स्कीम फ्रेम्ड बाय सेबी। तो सेबी ने जो स्कीम फ्रेम की उसके मुताबिक कोई भी सिक्योरिटीज जो अगर FII होल्ड करके रखेंगे तो वो सभी की सभी क्या है, कैपिटल एसेट हैं। यानी वो कैपिटल एसेट है तो उनको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। तो आप ये बोल के मत ले जाना कि भैया वो चीज हमारा बिजनेस है और कल को आप फिर ये ना बोल सको। इसीलिए देखिए स्टॉक इन ट्रेड में भी एक्सेप्शन में यही दे दिया कि एक्सेप्ट सिक्योरिटीज गिवन इन बी मतलब 214 का क्लॉज बी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के क्लॉज बी में जो सिक्योरिटीज है उसको छोड़ के बाकी कोई भी चीज हो आपके बिजनेस में उसे हम आपके बिजनेस का स्टॉक मान सकते हैं। यानी पहले सवाल का जवाब मिल गया कि क्या कैपिटल एसेट होता है और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता। कैपिटल गेन में एंटर करने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी था कि मैं जो चीज बेच रहा हूं वो कैपिटल एसेट है कि नहीं है। तो 214 ने इन सवालों का जवाब दे दिया कि क्या कैपिटल एसेट होता है और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है। एक बार अगर ये क्लियर हो जाए कि मेरे पास जो एसेट है वो कैपिटल एसेट है तो फिर अगला काम हो जाता है पता करना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। यानी नेचर ऑफ कैपिटल एसेट क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट क्या बोलता है, तो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट बोलने का सिंपल तरीका है कि एसेट आपकी दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो शॉर्ट टर्म होगी या वो लॉन्ग टर्म होगी। यानी योर कैपिटल एसेट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है वो डिफाइंड है एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है वो डिफाइंड है एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में। नाउ 242A एंड 229A डिफाइंड जो है वो क्या किया गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी for a period not exceeding 36 months immediately preceding the date of ट्रांसफर। तो ऐसी एसेट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, तो एनी कैपिटल एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये उसकी डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A। तो 242A एंड 229A डिफाइन द टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसेसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब नॉर्मल जो टाइम पीरियड है टू डिसाइड द क्राइटेरिया कि कोई एसेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है वो 36 मंथ्स है। तो नॉर्मल क्राइटेरिया है 36 मंथ्स का, लेकिन कुछ एसेट्स के केस में ये 36 मंथ्स के टाइम लिमिट को रिड्यूस करके 12 मंथ्स कर दिया गया है और कुछ एसेट्स के केस में उसे रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया है। अब 12 मंथ्स किसके लिए किया गया है, तो आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो 3 एसेट्स के लिए 12 मंथ्स का टाइम लिमिट है। नंबर 1, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, यानी अगर स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो उनको अगर आप बेचेंगे ट्रांसफर करेंगे तो उस पे जो नेचर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है उसका डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या है, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स तक वो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ्स के ऊपर वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म एसेट कहलाने लग जाएगी। या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इनकी यूनिट्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो जितना भी पैसा आता है उसका कम से कम 65% ऑफ द प्रोसीड्स वो इक्विटी मार्केट में लगाते हैं पैसा। और यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये 3 एसेट्स के केस में जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट कितनी है, द टाइम लिमिट इज 12 मंथ्स। यानी इसको हम कब तक शॉर्ट टर्म मानेंगे, 12 महीने तक। तो खरीदा तब से 12 महीने तक आप रखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने के ऊपर वो लॉन्ग टर्म कहलाने लग जाएगा। और 2 एसेट्स के केस में यही टाइम लिमिट 24 मंथ्स है। वो 2 एसेट कौन कौन सी है, या तो अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज हो उनके लिए, जैसे लिस्टेड के लिए 12 मंथ्स है तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए कितना है, 24 मंथ्स। या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड और बिल्डिंग
फाइनेंस एक्ट 2017 में ये चेंज लाया गया था। तो लैंड और बिल्डिंग है तो इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट क्या है 24 मंथ्स, यानी मैंने एक जमीन खरीदी और उसे मैं 2.5 साल में बेच रहा हूं तो वो कौन सा एसेट है, वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। करेक्ट। वही 1.5 साल में बेचूंगा तो वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। एग्जैक्टली 2 सालों में बेचा तो वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली 2 साल में भी वो शॉर्ट टर्म ही रहता है, यानी 24 मंथ्स। तो अप टू 24 मंथ्स अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो चाहे लैंड और बिल्डिंग हो, वो सब क्या रहता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स ऑब्लिक 12 मंथ्स ऑब्लिक 24 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। तो यही सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए देखिए पूरा चेंज हो जाता है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज हो, यूनिट्स ऑफ ईओएफ या यूटीआई हो या जीरो कूपन बॉन्ड हो तो ये लॉन्ग टर्म कम बनेंगे 12 मंथ्स के ऊपर, या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो या लैंड बिल्डिंग हो ये लॉन्ग टर्म कम बनेंगे 24 मंथ्स के ऊपर। तो बाकी जितनी भी कैपिटल एसेट है, एनी अदर कैपिटल एसेट, तो इनको छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट्स है अगर वो कैपिटल एसेट है तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब बनते हैं, 36 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म, अप टू 36 मंथ्स वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। तो ये तो इनकी डेफिनेशन है 242A एंड 229A में। और इन्हीं एसेट को बेचने से जो गेन अराइज होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच इज डिफाइंड अंडर 242B एंड 229B रेस्पेक्टिवली। तो 242B शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये क्या होता है, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यानी इससे हमने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर ली कि किसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं और किसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। यानी एक बार अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट निकल गई तो वो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, वो पता करने के लिए सबसे आसान तरीका आ गया कि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देख लिया जाए, विच इज गिवन अंडर 242A एंड 229A। ठीक उसी प्रकार से अब पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेके अगर कुछ बात करें तो उसी में कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन 242A, जो ये बताता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है। इस पे जैसे आप देखिए लिक्विडेटिंग कंपनी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये क्लैरिटी लाने के लिए डाला गया कि आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक की काउंट करनी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो लिक्विडेट हो गई है तो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ कब तक रहेगी, टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। हो सकता है उसका पैसा आपको बाद में मिले, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में बोला गया कि आपको क्या करना है, एक्सक्लूड, माइनस मतलब एक्सक्लूड करना है। तो एनी टाइम पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन आपको उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कोई एसेट गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू मिल जाती है तो उसको हम जानते हैं कि उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जोड़ते हैं, तो इसलिए उसमें बोल दिया ऐड करो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर। अगर अमलगमेटेड कंपनी है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग में बोला कि जो अमलगमेटिंग कंपनी की पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको भी जोड़िए। एक्चुअली ये सारा जब हम 47 और 49 करेंगे उसमें ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो कैपिटल एसेट क्या होता है ये हमने जान लिया। तो दूसरा बात था, यानी अगर इस एस्पेक्ट को हमने क्लियर कर लिया जिसमें हमने 214 देखा, 242A देखा, 229A देखा, 242B देखा, 229B देखा, ये सभी सेक्शंस कैपिटल एसेट से जुड़े हुए थे। तो अब अगला सेक्शन जो है वो है 2 सब सेक्शन 47 एंड सेक्शन 47। 247 जो है डिफाइन करता है द टर्म ट्रांसफर की किसको ट्रांसफर बोलते हैं, यानी अगर इनमें से कोई भी एक काम आपने किया तो वो सभी को ट्रांसफर मान लिया जाएगा। यानी अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है आप पे कैपिटल गेन लग जाए। तो कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर रहती है, तो 7 चीजों को ट्रांसफर की डेफिनेशन में शामिल किया। नंबर 1, कोई भी ट्रांसफर इंक्लूड्स any sale, exchange or relinquishment of asset. Transfer includes extinguishment of any rights therein. Transfer means conversion of capital asset to stock in trade. Transfer means compulsory acquisition under any law. Transfer includes section 53A of Transfer of Property Act 1882. Transfer includes any transaction enabling enjoyment of immovable property, and transfer includes maturity or redemption of zero coupon bond. ये 7 प्रकार के ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर माना गया। यानी सिंपली मैं अगर एसेट किसी को बेच रहा हूं तो वो तो ट्रांसफर है ही, उनके अलावा अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो वो भी ट्रांसफर है। रेलिंक्विश कर रहा हूं यानी अपने अधिकार को मैं छोड़ रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने राइट शेयर्स को लेने का राइट रेलिंक्विश कर देता हूं, अधिकार छोड़ देता हूं, तो रेलिंक्विश कर रहा हूं अगर मैं एसेट को तो वो भी ट्रांसफर है। अगर कोई एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है यानी कोई एसेट पे मेरा राइट खत्म हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर।
अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आगे चल के स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट होगा नहीं, तो इसलिए जैसे ही अगर कोई कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे वो भी ट्रांसफर कहलाता है। कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है किसी भी लॉ के अंदर, अगर एसेट जबरदस्ती एक्वायर कर ली गई है तो भी ट्रांसफर माना गया। 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपकी कोई एसेट ट्रांसफर हो जाती है तो वो भी ट्रांसफर माना गया है। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं विच इनेबल्स एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मैच्योरिटी रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसफर के अलग अलग प्रकार हैं जो बताया गया एक्ट में कि इन सब चीजों को ट्रांसफर मानेंगे। अब किसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो सेक्शन 47 में दी गई है एंड उसमें पूरे ट्रांजैक्शंस ऐसे बताए विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो अगर इसकी हमने जो लिस्ट है ये पूरे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए कि किन किन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर पहले 3 ट्रांजैक्शन देखे तो पहले 3 ट्रांजैक्शंस हैं LPG, यानी किसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, LPG ट्रांसफर नहीं है। तो देखिए इसमें कौन ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है और क्या कंडीशंस है जिसको लेके ये पूरा एग्जाम्पशन दिया गया 47 की पूरी सीरीज। तो उसमें लिक्विडेशन के दौरान कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेगी तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और ये बात जो है ये सेक्शन 46 में दी गई है। केवल पहला प्रोविजन सेक्शन 46 का है, बट क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर के साथ है तो इसलिए हम इसको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लिक्विडेशन टू इट्स शेयर होल्डर शेल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। फिर वैसे ही पार्टीशन के दौरान HUF अपने मेंबर्स को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे या गिफ्ट के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट दे कोई भी कैपिटल एसेट का, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो जो ट्रांसफरर है इनके हैंड में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, यानी इन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब जब इन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है आगे जब ट्रांसफरी उस एसेट को बेचेगा तो ट्रांसफरी पे कैपिटल गेन लगेगा, यानी शेयर होल्डर को जो एसेट मिली जब आगे शेयर होल्डर वो एसेट बेचेगा तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। मेंबर को पार्टीशन में जो एसेट मिली आगे जब मेंबर उस एसेट को बेचेगा तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। या जिस व्यक्ति को गिफ्ट मिला आगे जब वो व्यक्ति उस एसेट को बेचेगा, ट्रांसफर करेगा, बेचना मतलब ट्रांसफर करना, तो जब वो व्यक्ति उस एसेट को ट्रांसफर करेगा तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो जब उस पे कैपिटल गेन लगेगा तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, तो उसके कॉस्ट के लिए सेक्शन 49 जो है 3 सेक्शंस एक साथ चलते हैं, सेक्शन 47, सेक्शन 49 एंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A। 47 ने बोला कि LPG ट्रांसफर नहीं है, यानी केसेस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। 49 बोलेगा कि शेयर होल्डर्स के हैंड में उस एसेट की कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स के हैंड में कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ HUF। और गिफ्ट के थ्रू जो एसेट मिली तो कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी प्रीवियस ओनर की जो भी ऐसे कॉस्ट थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। ये बात बोला सेक्शन 49। और 242A जो है, जो अभी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा था, ये बताता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे। तो देखिए ये 49(1) मोड यानी गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू अगर एसेट मिल रहा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, तो नॉर्मल पीरियड ऑफ होल्डिंग तो जब आपको गिफ्ट मिलता है तब से लेके जब आप उसे बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, प्रीवियस ओनर ने जब से वो एसेट एक्वायर किया तब से लेके असेसी जब उस एसेट को ट्रांसफर कर रहा है तब तक की पीरियड ऑफ होल्डिंग रहती है। फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी के 2 ट्रांजेक्शन है। होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर करे, उसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। प्रोवाइडेड शर्त क्या है, 2 शर्त है कि एक तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। द रिलेशनशिप शुड बी 100%। रिलेशनशिप 100% होने का मतलब कि ये जो सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप है ये 100% रिलेशनशिप होना चाहिए। आमतौर पे तो होल्डिंग सब्सिडरी 50% से ज़्यादा में भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन एग्जाम कराना है तो रिलेशनशिप 100% होना चाहिए। एंड सेकेंडली बात की गई कि भैया आगे चल के हमें टैक्स किससे लेना है। अभी हम किसका कैपिटल गेन माफ कर रहे हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया तो होल्डिंग का माफ कर रहे हैं, और सब्सिडरी ने होल्डिंग का ट्रांसफर किया तो सब्सिडरी का माफ कर रहे हैं। तो इन पे कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, लेकिन आगे चल के हमें सब्सिडरी से लेना है ना, या इस केस में होल्डिंग से लेना है, तो इनसे टैक्स लेंगे। तो इनसे टैक्स लेना है तो एक शर्त अभी रख दी, और वो शर्त क्या रखी कि जो ट्रांसफरी है उसका इंडियन कंपनी होना जरूरी है। यानी कंडीशन क्या है, ट्रांसफरी शुड बी एन इंडियन कंपनी, दैट इज फर्स्ट केस में सब्सिडरी और सेकंड केस में होल्डिंग, दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी। फिर वैसे ही यानी ये सब इवेंट्स अगर देखे तो पहले 3 इवेंट देखे LPG के, अगले 2 इवेंट देखे होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को किया। फिर वैसे ही अमलगमेशन के दौरान
कोई भी पुरानी कंपनी नई कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे तो उसे भी ट्रांसफर नहीं मानते, या पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स पुरानी कंपनी के शेयर्स लौटा के बदले में नई कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उसे वो सभी ट्रांजैक्शंस को एग्जेम्प्ट किया गया अंडर द हेड सेक्शन 47 और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जो नई कंपनी बन रही है अमलगमेशन में वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए, और शेयर होल्डर्स को एग्जेम्प्ट तभी करेंगे जब वो बदले में सिर्फ शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी ले, यानी कंसिडरेशन में उन्हें क्या लेना है, नई कंपनी जो बन रही है दैट इज अमलगमेटेड कंपनी उसके शेयर्स लेने हैं, करेक्ट। तो उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। वही अमलगमेशन अगर फॉरेन में होता है तो अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी अमलगमेटेड फॉरेन कंपनी को क्या ट्रांसफर कर रही है, अगर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफर कर रही है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड 25% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। और पुरानी कंपनी दैट इज अमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में कैपिटल गेन नाम का टैक्स उस ट्रांजेक्शन पे नहीं लगना चाहिए। तो अगर पुरानी कंपनी की कंट्री उसका कैपिटल गेन माफ करे तो हम भी वो कैपिटल गेन माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही अमलगमेशन की बातें थी। फिर वैसे ही बैंकों में अगर होता है अमलगमेशन या प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी ट्रांसफर करे, बैंकिंग कंपनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कोई भी एसेट ट्रांसफर करे, या उनके शेयर होल्डर्स पुरानी बैंक के शेयर्स लौटा के बदले में नई बैंक के शेयर्स ले, तो ये सबको भी ट्रांसफर नहीं माना गया। जैसे जैसे अमलगमेशन है वैसे वैसे सेम पॉइंट्स डिमर्जर के भी हैं कि डिमर्जर के दौरान भी अगर डिमर्ज्ड कंपनी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी को अगर एसेट ट्रांसफर करती है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड जो रिजल्टिंग कंपनी है यानी न्यू कंपनी वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए। या फिर डिमर्ज्ड फॉरेन कंपनी रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को कोई भी एसेट ट्रांसफर करे, कैसे, अगर वो कौन से एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे शर्त क्या है, 75% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए और वही कंडीशन की पुरानी कंट्री में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर वही एग्जाम्पशन उनके शेयर होल्डर्स को लेके है, यानी सेम पॉइंट जो अमलगमेशन के एग्जाम्पशन को लेके थे वही डिमर्जर्स में भी रिपीट होते हैं। फिर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के दौरान जो स्टॉक एक्सचेंज जो पहले एओपी की तरह काम करते थे उनको बोला गया कि आप अपना मेंबरशिप राइट्स छोड़िए और उसके बदले में एक कंपनी बनाइए और वो कंपनी में शेयर्स लीजिए और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स लीजिए। तो जिन्होंने ये काम किया यानी अपने स्टॉक एक्सचेंज एओपी को स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कन्वर्ट किया तो सारी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी एज पर द स्कीम फ्रेंड बाय सेबी, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना गया और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार से जो मेंबर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के जिन्होंने अपना मेंबरशिप राइट छोड़ा और बदले में क्या लिया, बदले में उस नए स्टॉक एक्सचेंज का शेयर्स लिया और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स लिया, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना गया। फिर उसके अलावा सक्सेशंस के केसेस डाले गए, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कन्वर्ट होता है कंपनी में या पार्टनरशिप कन्वर्ट होता है कंपनी में या कोई प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होता है एलएलपी में, तो अगर वो सारी एसेट्स अपनी ट्रांसफर करता है और अगले 5 साल तक उस कंपनी की आधे से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रखता है और बदले में कंसिडरेशन ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स लेता है, ये सारी बातें अगर तैयार है तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। और जो प्रीडिसेसर फॉर्म्स थी यानी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या कंपनी, उन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस पॉइंट थे जैसे कि बॉन्ड डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करो या प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करो, या म्यूजियम आर्ट गैलरीज में कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के नेशनल म्यूजियम्स में कोई भी कलेक्शंस आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस ड्राइंग्स पेंटिंग्स बेचता है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, या रिवर्स मॉर्गेज स्कीम को भी ट्रांसफर के बाहर रखा गया। तो ये सब इंस्टेंसेज एंड ट्रांजेक्शंस के विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर विच आर गिवन अंडर सेक्शन 47। तो 47 ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि क्या ट्रांसफर नहीं होता। तो 247 ने बताया क्या ट्रांसफर होता है, 7 तरीके के ट्रांजैक्शन, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, देन आपने जो देखा कंपलसरी एक्विजिशन होता है जो भी अंडर एनी लॉ, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांजैक्शन इनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मैच्योरिटी रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये सभी ट्रांसफर हैं। और सेक्शन 47 में जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट थी वो सभी ट्रांसफर नहीं है। तो कैपिटल गेन लगने के लिए जो 2 एरियाज थे, कैपिटल एसेट होना जरूरी और उसका ट्रांसफर होना जरूरी, ये सभी बात हमने देख ली। और ये सब तो ऑब्वियसली कब होना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना, यानी हमारे लिए 1920 में होना, तो कैपिटल गेन लग जाएगा।
और उस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा। अब अगर कैपिटल गेन चार्ज होगा तो वो चार्ज कैसे किया जाएगा कैपिटल गेन, यानी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, वो दिया हुआ है सेक्शन 48 में। यानी जो भी प्रैक्टिकल सवाल है उसके लिए बस ये एक फॉर्मेट से आपका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 48। अब वो सेक्शन 48 में कैपिटल गेन का अगर कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कैसे निकालते हैं, तो जिस दिन आपने एसेट एक्वायर किया, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर। अब जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे एक दिन पहले की डेट लेना है, तो इसलिए डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या, डेट ऑफ ट्रांसफर मींस डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी सिंपल लैंग्वेज में सेल, जिस दिन बेचा उससे एक दिन पहले की तारीख। उसके बेसिस पे आपका नेचर ऑफ कैपिटल एसेट जो अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो निकल के आ जाएगा। और ये क्यों निकाला, क्योंकि इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन डिपेंड करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेशन अलग होता है और लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेशन अलग होता है। जब शॉर्ट टर्म की बात आती है तो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले सिंपली आप कोई ना कोई सेल कंसिडरेशन लेते हैं, यानी जितने में वो एसेट बिका। अगर उस एसेट को बेचने में कोई भी एक्सपेंस हुआ हो, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो वो चीज क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और उसके बाद जो आया वो आपका आता है नेट सेल कंसिडरेशन विच इज पॉइंट नंबर 1 माइनस पॉइंट नंबर 2। फिर इसमें दो चीजें माइनस होती है, एक तो जितने में भी आपने वो एसेट को खरीदा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 49 रेड विद सेक्शन 55, और एक है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अगर आपने उस एसेट में कोई इंप्रूवमेंट कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जिसका डिडक्शन कहीं और नहीं मिला है, तो वो सब भी आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम पे माइनस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आया वो रिजल्टेंट आपका कैपिटल गेन रहता है, यानी अगर शॉर्ट टर्म है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। फिर लास्टली इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलती हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं उस एग्जेम्पशन के लिए तो वो एग्जेम्पशंस माइनस हो जाएंगी। और फिर जो फाइनली आया वो आपका अगर प्लस में है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या माइनस में है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। वही चीज अगर लॉन्ग टर्म के कैलकुलेशन की बात आती है तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म में सेल कंसिडरेशन वैसा ही रहता है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन इन ट्रांसफर वही रहता है, सिर्फ चेंज कहां आता है, चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जिसके लिए क्या बोला कि अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिया जाएगा और उसे माइनस किया जाएगा। उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आया वो आपका कैपिटल गेन अमाउंट है। फिर अगर आपने कुछ एग्जेम्पशन क्वालिफाई किया 54 की सीरीज में तो वो माइनस करेंगे, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर प्लस आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माइनस आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। करेक्ट। तो ये पूरा कैलकुलेशन का तरीका, यानी प्रैक्टिकल सवाल जब भी रहेगा तो हमें इसी तरीके से उसे सॉल्व करना रहेगा। कैपिटल गेन में इस फॉर्मेट में आप फिगर्स पुट इन करिए, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर। तो अब सवाल ये उठा कि ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्सेशन का मतलब होता है पुरानी चीजों को आज की कॉस्ट में लेके आना। यानी जो भी एसेट आपने पहले खरीदी थी, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उस एसेट की आज की वैल्यू क्या होगी इंडेक्सेशन के बाद, वो होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वो दिया हुआ है एक्ट के सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 में। यानी सेकेंड प्रोविजो टू 48 जो है वो बताता है हाउ टू डू द इंडेक्सेशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो वो करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेना है, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको मल्टीप्लाई करना है CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। तो जिस प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड हुई, तो 99% केस में ट्रांसफर तो हमारे एक ईयर में ही होता है, दैट इज 1920। तो हमें CII ऑफ 1920 99% केसेस में लेना है, यानी जिस साल कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ उस साल का CII लेना है। तो 1920 का अगर हम CII की बात करें तो विच इज 289, तो आप मल्टीप्लाई मोस्ट ऑफ द केसेस में 289 से करते हैं। और डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड करना है आपको उस साल के CII से, CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच असेसी अक्वायर्ड द एसेट। तो असेसी ने जिस प्रीवियस ईयर में वो एसेट को अक्वायर किया उस साल का CII, तो या तो वो CII ले, या फिर अगर असेसी ने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर किया तो उससे पहले का CII तो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्सेशन चालू हुआ 1 अप्रैल 2001 से। तो CII ऑफ 1 अप्रैल 2001 विच इज 100 वो ले। तो इस तरीके से आपका इंडेक्सेशन यानी पुरानी कॉस्ट आज की कॉस्ट में आ जाती है। करेक्ट।
और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने एसेट वो खरीदी, एक्चुअल कॉस्ट, या फिर अगर वो एसेट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो फिर एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट द ऑप्शन, एसएससी के जो भी ऑप्शन में रहे, मतलब एसएससी जो लेना चाहे। तो ऑब्वियसली अगर एफएमवी उसकी ज्यादा है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकता है। तो एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, ये हम नॉर्मली प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। फिर एक मंजुला जे शाह का केस था जहां पे हमने ये देखा था कि इंडेक्सेशन भी केवल असेसी अक्वायर्ड द एसेट की जो बात है, तो असेसी में प्रीवियस ओनर, अगर हम कॉस्ट प्रीवियस ओनर की लेते हैं एज पर सेक्शन 49, हम पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का लेते हैं एज पर एक्सप्लेनेशन 242A, तो हमें इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के CII से ही करना चाहिए। तो वही केस बताया गया था इन मंजुला जे शाह। So it was held in Manjula J Shah versus CIT that if asset is acquired under 49(1) mode, मतलब गिफ्ट वगैरह, then CII of the year in which previous owner acquired the asset should be taken as denominator। यानी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? एसएससी की जगह आपको प्रीवियस ओनर कंसिडर करना चाहिए, ऐसे कोर्ट के जजमेंट्स हैं। लेकिन एक्ट में तो क्या लिखा हुआ है? CII of the year in which assessee acquired the asset। फिर वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अगर इंडेक्स करना है तो उसका भी सेम तरीका है। तरीका क्या कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे और उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, यानी अगेन हमारे केस में 1920 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। तो वो इंप्रूवमेंट कभी भी हुआ हो उसका CII से आप डिवाइड करेंगे। तो अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर सेक्शन 55 उसे इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एसेट की कॉस्ट में, जब आप यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू में तो ऑलरेडी वो इंप्रूव्ड कॉस्ट आ चुकी है, तो डबल डिडक्शन नहीं देंगे। इसलिए एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज टू बी इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। एंड इंप्रूवमेंट चाहे आपने किया हो चाहे आपके प्रीवियस ओनर ने किया हो, दोनों को लिया जा सकता है। बोथ टू बी टेकन इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, यानी अगर उसकी डिडक्शन नहीं मिली तो दोनों को माइनस किया जा सकता है। याद रखिएगा, हमें केवल एसेट अगर लॉन्ग टर्म हो गई तो इंप्रूवमेंट भी जरूरी नहीं है 36 मंथ्स पहले या 12 मंथ्स पहले होना। इवन अगर पिछले साल भी कोई इंप्रूवमेंट हुआ होगा, पर अगर एसेट मेरी लॉन्ग टर्म है तो वो पिछले साल की कॉस्ट को भी हम इंडेक्स करते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी 3 साल पहले होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। तो इंडेक्सेशन कैसे करते हैं उसका जवाब हमें मिल गया बाय सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48, जो बताता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन को लेके। फिर ये 49(1) की बातें जो हैं वो पूरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेके था, जिसको हमने डील किया। अब यानी अगर मैं आपको एक बार के लिए इंडेक्स में लेके चलूं कि कैपिटल गेन में सो फार व्हाट वी हैव फिनिश्ड, तो आप देखेंगे कैपिटल गेन में उसका जो जनरल चार्जेबिलिटी है वो हो गया हमारा। ये लिक्विडेशन का केस देख चुके, ट्रांजेक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर ये हमने देख लिया। 49 इज अबाउट कॉस्ट, जो हम ये जितने भी केसेस देख रहे हैं 47 के, वो साथ साथ 49 भी उसके कवर्ड हो गया, क्योंकि वो वही बोलते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे तो पुराने वाले ओनर की या पुराने एसेट की कॉस्ट लेते हैं। फिर इसके अलावा 214 कैपिटल एसेट क्या होता है ये हम देख चुके। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 229 ने देख लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 229B, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अलॉन्ग विद इट्स एक्सप्लेनेशन 242A में देख लिया, 242B शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन सभी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में एक और सेक्शन है जो डील करता है, वो है सेक्शन 55, यानी स्पेशल केसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो 4 प्रकार के एसेट्स कवर्ड है। सेक्शन 55 जो है वो क्लैरिफाई करता है कि कुछ एसेट्स के केस में व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर वो एसेट की मैं बात करूं तो लाइक फॉर एग्जांपल पहला कैटेगरी है इंटेंजिबल एसेट्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज इंटेंजिबल एसेट। अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है, या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल थिंग है, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन है, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम है, या टेनेंसी राइट है, लूम आवर्स है, स्टेज कैरेज परमिट है, ये सभी क्या हैं? ये सभी कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट्स को या इंटेंजिबल राइट्स को क्रिएट करते हैं। तो अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो सेल्फ जनरेटेड है
तो सेक्शन 55 में क्लियर किया कि उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगा। ये इंसर्ट किया गया था बिकॉज ऑफ द केस लॉ ऑफ बीसी श्रीनिवास शेट्टी, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि इन सब केसेस में कॉस्ट इनडिटर्मिनेट होती है और ऐसा कोई सेक्शन नहीं है इनकम टैक्स में जो बताए कि इनकी कॉस्ट क्या है। तो इसलिए इस पर्पसफुली सेक्शन 55 में ये प्रोविजन डालने पड़े कि ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर ये सेल्फ जनरेटेड होते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी, लेकिन अगर इन्हें परचेस किया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदता हूं गुडविल का पैसा देके और बाद में जब मैं उसे बेचूंगा तो जितने में बेचा वो तो सेल कंसिडरेशन, अब मेरी गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, तो जितने में मैंने उसे खरीदा था, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द परचेस प्राइस एट विच आई हैव एक्वायर्ड सच गुडविल। करेक्ट। तो यानी दो ही बातें होती है, अगर ये सभी एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट नील रहेगा, और अगर आपने उन्हें परचेस कर रखा है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में भी आपने खरीदा वही रहेगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसेट थी जो 55 में था। सेकेंड कैटेगरी है शेयर्स। शेयर्स तीन प्रकार के बेसिकली बताए गए, एक है ओरिजिनल शेयर्स, दूसरे है राइट शेयर्स और तीसरे हैं बोनस शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, तो सिंपल जितने में आपने खरीदा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहती है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द परचेज प्राइस। राइट शेयर को लेके दो बातें होती है, या तो मैं वो राइट परचेज करता हूं या मैं वो राइट को रिनाउंस करता हूं। अगर मैंने वो राइट को खरीद लिया, परचेज किया, तो फिर सिंपल लैंग्वेज में मेरे लिए शेयर की कॉस्ट क्या है, तो जितने में मैंने खरीदा, तो जितना पैसा देके मैंने कंपनी से शेयर खरीदे वही मेरी परचेज प्राइस है, सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस। लेकिन अगर मैंने वो राइट रिनाउंस कर दिया कि मैं वो शेयर नहीं खरीदना चाहता और वो शेयर खरीदने का राइट अधिकार मैंने किसी और को कर दिया, यानी दिस इज रिलिंक्विशमेंट, तो रिनाउंस कर दिया, तो उसके लिए अगर मैंने कुछ पैसे ले लिए तो सेल कंसिडरेशन तो जितना मैंने पैसा लिया वो आएगा, लेकिन व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उस केस में क्लियर कर दिया कि भैया अगर आप राइट रिनाउंस करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बोनस शेयर जो है, तो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील रहेगी, लेकिन एक स्टार है। स्टार मतलब अगर वही बोनस शेयर आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले हुए थे और आज भी अगर मेरे पास वो बोनस शेयर हैं, अब मैं उन्हें बेचूंगा तो सेल कंसिडरेशन तो जितने में बेचा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल परचेज प्राइस, एक्चुअल तो 0 है, और FMV एज ऑन 1/4/2001, तो कुछ ना कुछ तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इन केस इफ FMV एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल इफ बोनस शेयर्स वर अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो ये दूसरे टाइप की एसेट हो गई। तीसरी एसेट जिसके बारे में सेक्शन 55 में दिया हुआ है वो है उन एसेट्स के बारे में जो आपको डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन के दौरान मिलती है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जब हुआ था तो उसमें मेंबरशिप राइट दे के बदले में दो एसेट्स ली गई थी, एक था उसके शेयर्स और दूसरे थे उस एक्सचेंज के ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स। तो अब मैंने एसेट दी एक और बदले में एसेट मिली दो, बहुत नाइंसाफी है। अब किसकी कॉस्ट मानी जाए, मेंबरशिप राइट जो है उसकी कॉस्ट किसकी कॉस्ट मानी जाए, शेयर्स की कॉस्ट की ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स की कॉस्ट। तो इसका जवाब भी सेक्शन 55 ने दिया, जो क्या बोलता है कि आपने जो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर लिए हैं उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, जो आपने मेंबरशिप राइट पुराने वाले स्टॉक एक्सचेंज का छोड़ा वो उसकी कॉस्ट रहेगी। और अगर ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स की बात करेंगे तो ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट्स की कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगी। और लास्टली फोर्थ है कि कोई भी एसेट अगर मैंने 1 अप्रैल 2001 से पहले अक्वायर किया, सो एनी अदर कैपिटल एसेट अक्वायर्ड बाय असेसी और बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो उसमें ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया, जितने में आपने वो एसेट खरीदी वो प्राइस ले लीजिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर FMV एज ऑन 1/4/2001 ये आप ले लीजिए एट द ऑप्शन। यानी जब ऑप्शन पे छोड़ा तो मैं हमेशा क्या लूंगा, बीइंग अ ट्रू असेसी जो ज्यादा होगा वही लूंगा, क्योंकि कॉस्ट की बात है, एक्सपेंस की बात है। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में कवर किया अंडर सेक्शन 55, विच आर नथिंग बट स्पेशल केसेस। यानी इन केसेस में कॉस्ट क्या रहेगा, इनका जवाब सेक्शन 55 ने दे दिया। और फिर इसी से रिलेटेड जब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात आती है, तो जो भी आपका गुडविल ऑफ बिजनेस है, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल थिंग है, और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन है, उन 3 केसेस में कुछ भी हो जाए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हम कभी नहीं कंसिडर करेंगे। सेक्शन 55 ने क्लियर किया कि इनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या रहेगा, इनका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील रहेगा। और अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने कोई एसेट अक्वायर करी है तो दो चीजें हो सकती है, मैंने इंप्रूवमेंट भी 1 अप्रैल 1 से पहले कराया या इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 1 या उसके बाद कराया। तो जो भी इंप्रूवमेंट
1 अप्रैल 2001 से पहले कराया उसे क्या करना है, आपको पूरी तरीके से एक्सक्लूड करना है, और जो भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से बाद कराया उसका आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 मिल जाएगा। सो इंप्रूवमेंट ये क्लियर हो गया, वेदर इनकर्ड बाय द असेसी और द प्रीवियस ओनर बोथ आर टू बी टेकन इफ इनकर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। तो यानी इससे हमने जितना भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट से रिलेटेड डिडक्शन था उसको भी हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन की आमतौर पे चार्जेबिलिटी जो है वो तो सेक्शन 45 में दी थी, लेकिन उसके कुछ स्पेशल केसेस भी है, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली कवर्ड है अंडर 45(1)(a), 45(2), 45(3), 45(4) एंड 45(5) ऑफ द कैपिटल गेन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो कैपिटल गेन के अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें तो ऐसे 5 सबसेक्शंस हैं जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं अबाउट स्पेशल केसेस फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। तो वो है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A। 45 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है, जब भी आप कोई एसेट बेचते हैं और उससे आपको क्या मिलता है, कोई भी कंपेंसेशन मिलता है। सो व्हेनेवर एनी कंपेंसेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कोई भी स्पेशल केस हो, कि एक तो उनमें सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा और दूसरा कौन से प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, यानी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी उसकी। तो ये 2 बातें हमें कंसिडर करनी है। तो 45(1)(a) जो है वो बोलता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट आपकी डिस्ट्रॉय होती है, चाहे वो बाय फायर हो या अदर कन्वर्जन्स ऑफ नेचर हो, राइट्स हो, कोई भी इन कारणों से हो, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मिल जाता है, तो अब उसमें 2 बातें होती है, या तो आपको एसेट के बदले एसेट मिल जाती होगी बट इवन इट इज एक्सचेंज, या पैसे मिल जाते होंगे। तो इन आइदर ऑफ द केस कैपिटल गेन तो आप पे लगेगा। अब कैपिटल गेन जो लगेगा तो सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, तो उसमें मतलब जो भी मनी मिल रहा है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी वो मनी अमाउंट, और अगर एसेट मिल रही है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव, तो ये दोनों का सम करके आपका सेल कंसिडरेशन आएगा। लेकिन खास बात इस पे कैपिटल गेन कौन से साल लगेगा, तो उसके लिए बोला इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच मनी और एसेट इज रिसीव्ड। यानी अभी तक आप देखें 45 सबसेक्शन 1 जो नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन था कैपिटल गेन का, वो क्या बोलता था, कैपिटल गेन कब लगता है, इन द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफर तो कभी भी हो, भले ही पैसा बाद में मिल रहा हो, लेकिन ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन लग जाता था अभी तक। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी एसेट डिस्ट्रॉय होती है बाय फायर वगैरह और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मिलता है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन तो लगेगा, लेकिन कौन से साल लगेगा, उस साल लगेगा जिस साल आपको कंपेंसेशन मिलता है। दैट इज सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A। फिर वैसे ही 45 सबसेक्शन 2 ये डील करता है कोई भी जब भी आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में। अभी देखिए मैंने कोई एसेट बेचा तो है नहीं, मैंने बस एक कैपिटल एसेट जो मेरे पास थी उसको मैं यूं समझिए घर से ले जाके दुकान पे रख रहा हूं। तो अगर कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करूंगा, अब आगे चल के मैं बेचूंगा तो वो तो मैं अपना स्टॉक बेच रहा हूं, और स्टॉक तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो देखा जाए तो कैपिटल गेन बचा गया मैं। इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 की डेफिनेशन में ट्रांसफर इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड बोला गया था। और उसके बाद उस पे कैपिटल गेन कैसे लगेगा, तो उसके लिए क्लियर किया कि जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। पर टैक्स कौन से साल लगेगा, टैक्स उस साल लगेगा जिस साल आप वो स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं। तो इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। सिमिलरली 45 यानी अगेन देखा जाए तो 45(2) भी एक्सेप्शन बन गया। क्या एक्सेप्शन, कि इसमें भी कैपिटल गेन उस साल लगा जिस साल एसेट का पैसा जिस साल आपने स्टॉक को बेचा। तो हो सकता है मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक में ट्रांसफर किसी साल किया हो लेकिन उसको बेचा किसी और साल होगा, तो बेचा किसी और साल होगा तो कैपिटल गेन उस साल लगेगा। 45(3) एंड 45(4) ये दोनों मिलते जुलते सेक्शन है। 45(3) में क्या होता है, कोई भी पार्टनर अगर पार्टनर फर्म को या मेंबर्स एओपी बीओआई को कोई भी एसेट देते हैं, या 45(4) में फर्म्स अपने पार्टनर्स को या एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन सिनेरियो में तो उसमें सिंपली सी बात बोला कि सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा। तो 45(3) के लिए बोला कि जब भी पार्टनर्स फर्म को कोई एसेट दे या मेंबर्स एओपी बीओआई को कोई भी एसेट दे, तो जो भी अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म एओपी और बीओआई उसको आपका सेल कंसिडरेशन दिया जाएगा। यानी एग्जाम में क्वेश्चंस में देखेंगे तो हो सकता है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया होगा, लेकिन वो कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें क्या देखना है, कितने से वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ इन द बुक्स ऑफ फर्म या एओपी बीओआई। सिमिलरली टैक्सेबल तो ये वही साल होता है नॉर्मल जिस साल एसेट ट्रांसफर होती है।
वैसे ही फर्म 45(4) में पार्टनर्स को या APBI मेंबर्स को जो भी एसेट देंगी तो इसको भी ट्रांसफर मानेंगे और कैपिटल गेन लगेगा, बट सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, तो इसके लिए बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, यानी 45(3) में बुक वैल्यू लेना है और 45(4) में फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करना है, और टैक्स तो उसी साल लगेगा जिस प्रीवियस ईयर में वो एसेट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो ये 4 स्पेसिफिक केस तो हो गए। इसके अलावा 45(5) है। 45(5) क्या है, जब भी आपकी कोई एसेट कंपलसरी एक्वायर होती है, याद करिए 2 सबसेक्शन 47 की डेफिनेशन में ट्रांसफर इंक्लूड्स कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। तो जब भी कोई एसेट आपकी कंपलसरी एक्वायर होती है तो कैपिटल गेन तो लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, जो भी आपको कंपेंसेशन मिलता है, जो भी कंपेंसेशन रिसीव, दैट इज अ सेल कंसिडरेशन। लेकिन टैक्स कौन से साल लगेगा, तो उसको लेके 45(5) बोलता है कि जो ओरिजिनल कंपेंसेशन है, ओरिजिनल कंपेंसेशन का टैक्स यानी जो आपकी एसेट जितनी भी ओरिजिनल कंपेंसेशन फिक्स किया गया था तो वो उस साल टैक्स लगेगा जिस साल उस कंपेंसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। सो इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, यानी पहली इंस्टॉलमेंट जब मिली उस प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल गेन पूरा लग जाएगा। लेकिन एनहेंस्ड कंपेंसेशन, कई बार आप जितना कंपेंसेशन फिक्स होता है उससे खुश नहीं होते और वो कंपेंसेशन को एनहेंस करने की बात करते हैं, तो अगर वो कंपेंसेशन को एनहेंस करेंगे तो वो एनहेंस्ड कंपेंसेशन जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे टैक्स लगता जाएगा। तो एनहेंस्ड कंपेंसेशन शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच एनहेंस्ड कंपेंसेशन इज रिसीव्ड, यानी ओरिजिनल कंपेंसेशन के लिए पहली बार जब मिला तभी पूरा टैक्स लग जाएगा और एनहेंस्ड कंपेंसेशन जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे टैक्स लगता जाएगा। फिर अगर कई बार कुछ पैसे कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के चलते आपको दे दिए जाते हैं तो उसको लेके क्लैरिफिकेशन रहा कि इंटरिम ऑर्डर कब टैक्सेबल होगा, जब फाइनल ऑर्डर मिल जाता है तभी वो टैक्सेबल रहेगा। तो इस तरीके से 45(5) था। इसके अलावा एक सेक्शन और है, वो है 45(2)(a) जो डील करता है जो भी शेयर्स आप सिक्योरिटीज रखते हैं डीमेट फॉर्म में। तो डीमेट फॉर्म में आपने अगर कुछ भी सिक्योरिटीज रखी है तो उसमें अगर आप शेयर्स बेचेंगे तब आपको ये तो नहीं पता कि आपने कौन सा शेयर पहले बेचा, तो सिंपली बोलता है जब भी आप सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में बेचेंगे तो फीफो बेसिस अडॉप्ट होगा, और फीफो बेसिस अडॉप्ट होगा यानी जो एसेट जो शेयर आपने पहले खरीदा था वही पहले बेचा, ऐसा माना जाएगा। तो ये सब स्पेसिफिक केसेस थे किसी ना किसी बातों को लेके कि कैपिटल गेन या तो ये बताते थे कि कौन सा नया साल होगा जिसमें टैक्स लगाया जाएगा, आमतौर पे जिस साल ट्रांसफर होता है उस साल टैक्स लगेगा। लेकिन 45(1)(a) हमने देखा, 45(2) देखा, 45(5) देखा, जो ऐसे केसेस बताते हैं कि जिस साल ट्रांसफर हुआ जरूरी नहीं उसी साल टैक्स लगे, वो बाद में भी कभी टैक्स लग सकता है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं कुछ 45(1) से हट के बात करते थे, हेंस दे बिकेम द स्पेशल केसेस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। फिर अब चार्जेबिलिटी के स्पेशल केसेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो बात करें, यानी अभी तक जो हमने कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका देखा था वो तरीका था डेप्रिशिएबल एसेट्स और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो 2 प्रकार की एसेट्स होती हैं। तो अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था हमारा वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को लेकर चल रहा था, जिसका कैलकुलेशन का तरीका सेक्शन 48 में दिया गया था। वहीं आपकी एसेट डेप्रिशिएबल भी हो सकती है, और इनकम टैक्स में आपको पता है डेप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस पे मिलता है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन एसेट वाइज केवल एक ही यूनिट को मिलता है, एक ही इंडस्ट्री को मिलता है, करेक्ट। इनकम टैक्स में या तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है या कैपिटल गेन लगता है, तो पहला प्रेफरेंस डेप्रिसिएशन को दिया जाता है। और डेप्रिसिएशन के लिए 2 बातें मेन होना जरूरी है कि आपका ब्लॉक एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और उस ब्लॉक की कुछ ना कुछ वैल्यू रहनी चाहिए। ब्लॉक एग्जिस्टेंस में रहना मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एसेट होना जरूरी है उस ब्लॉक के अंदर, और वैल्यू का मतलब कि जब भी आप वो कैलकुलेशन करते हैं, जिस अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम चालू करते हैं ओपनिंग WDV, उसमें एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर जो हैं वो जोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो भी डिलीशन है यानी एसेट सोल्ड जो ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस करते हैं। वो माइनस करने के बाद जो बचा, अगर यहाँ कुछ वैल्यू बचती है तो वो क्लोजिंग WDV कहलाता है बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये अगर वैल्यू कुछ बची हुई है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू बची हुई होती है तो हम बोलते हैं वैल्यू एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं रही तो वो कैलकुलेशन खत्म हो जाता था। तो डेप्रिशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन निकालना है तो पहले हमें चेक करना है क्या ब्लॉक और वैल्यू है कि नहीं है। अगर ब्लॉक भी है और वैल्यू भी है, यानी ब्लॉक भी एग्जिस्ट करता और वैल्यू भी एग्जिस्ट करती, तो ये तो केस ऑफ
डेप्रिसिएशन हो गया, यानी इस केस में तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपको कैपिटल गेन में आने की जरूरत ही नहीं है। यानी भले ही आपने एसेट बेचा, लेकिन इवन आफ्टर दैट आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा, नो कैपिटल गेन शेल अराइज। लेकिन ब्लॉक है यानी एसेट है पर वैल्यू नहीं है, WDV डज नॉट एग्जिस्ट। ब्लॉक है और WDV नहीं है, कोई भी एक भी चीज अगर नहीं रहती तो डेप्रिसिएशन तो नहीं मिल सकता। अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। अब इस सिनेरियो में व्हाट शैल बी द कैपिटल गेन? अब वो गेन भी हो सकता, लॉस भी हो सकता, बट इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों होगा? क्योंकि सोचिए ब्लॉक है मतलब कोई ना कोई एसेट आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन उस ब्लॉक की पूरी वैल्यू खत्म हो गई। ब्लॉक की वैल्यू कैसे खत्म होती है जरा याद करिए। ब्लॉक की वैल्यू तो तभी खत्म होगी ना जब पूरी कॉस्ट आपने रिकवर कर ली हो। तो ऑलरेडी अगर मैं किसी एसेट की पूरी कॉस्ट रिकवर कर लिया तो अब तो जो भी है वो सब मेरे लिए फायदा ही है, प्रॉफिट ही है। इसलिए इस सिनेरियो में हमेशा मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। सेकेंड सिचुएशन बन सकती है जहां पे ब्लॉक नहीं है और WDV है। अब सोचिए ब्लॉक नहीं है मतलब कोई एसेट ही नहीं है मेरे पास, लेकिन WDV वैल्यू अभी भी बच गई उस ग्रुप की, उस ब्लॉक की। तो अब वो वैल्यू का मैं क्या करूंगा? वो तो मेरे लिए पूरा वेस्ट है। तो इसलिए वो क्या बन जाएगा? वो हमेशा मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहता है। और लास्ट सिनेरियो, ब्लॉक भी नहीं है और WDV भी नहीं है। WDV नहीं होने का मतलब यही है कि पूरी कॉस्ट आप रिकवर कर चुके, और जब कॉस्ट आप रिकवर कर लेते हैं तो यू विल हैव एंटायरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। करेक्ट। तो डेप्रिशिएबल एसेट को लेके खास बात क्या है कि इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज पॉसिबल, यानी इसमें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। एज देयर इज नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो कोई इंडेक्सेशन का सवाल ही नहीं है। तो डेप्रिशिएबल एसेट में इंडेक्सेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ये PGBP में डेप्रिसिएशन पढ़ते वक्त हम देखते हैं। It is defined under section 2 subsection 11 which says asset belonging to the same group having same rate। तो दो चीजें देखते हैं, सेम ग्रुप और सेम रेट, उनको एक ब्लॉक बोलते हैं। तो इस तरीके से डेप्रिशिएबल एसेट्स पे कैपिटल गेन निकलता है। तो 48 एक नॉर्मल तरीका था कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का, ये दिस इज नथिंग बट उसी का फॉर्मेट रिपीट हो रहा है शॉर्टर वे में। फिर 50 अभी जो हम देख के आए डेप्रिशिएबल एसेट, उसके लिए क्या होगा? तो आप कैपिटल गेन निकालना है तो आप ये फॉर्मेट के थ्रू उसका कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। पावर सेक्टर यूनिट जो रहती है, केवल वही एक यूनिट है जिनको ऑप्शन दिया गया इनकम टैक्स में कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं एसेट वाइज। तो उनके लिए भी सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया है सेक्शन 50A में कैपिटल गेन का, जिनके लिए कॉस्ट क्या रहती है? WDVS एडजस्टेड, यानी अगर उनकी जो भी वैल्यू बची है उससे कम दाम पे वो बेचते हैं तो वो पूरा उन्हें एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन डिडक्शन मिल जाता है अंडर द हेड PGBP। कैपिटल गेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन जितना उन्होंने PGBP में डिडक्शन लिया उसके ऊपर दाम पे बेचते हैं, तो जितना एक्सेस पे बेचेंगे वही उनके लिए कैपिटल गेन हेड में आता है। और स्लम सेल इज अ सिनेरियो जहां पे आप पूरा बिजनेस, पूरा अंडरटेकिंग ही लमसम उठा के बेच देते हैं। तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपके बिजनेस का नेटवर्थ है उसको ट्रीट कर लिया जाता है। यानी ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के अलग अलग मोड्स, अलग अलग तरीके हैं। दो सेक्शंस है कैपिटल गेन में, एक 50C और एक 51। 50C केवल तब अप्लाई होता है जब आप जो एसेट बेच रहे हैं वो कौन सी एसेट है? या तो लैंड या बिल्डिंग या बोथ। इनके अलावा कोई भी एसेट हो तो उस पर 50C अप्लाई नहीं होगा। तो 50C इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। जो क्या बोलता है कि अगर हर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ना कोई स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम दाम पे बेचेंगे तो 50C बोलता है कि भैया हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल कंसिडरेशन क्या रहेंगे? जो उस प्रॉपर्टी का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था उसी को ले लेंगे। यानी 50C सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है? मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, लेकिन मैं उसे बेचता हूं 40 लाख में, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मेरा 40 लाख है। तो हो सकता है मैंने जानबूझ के ऐसा किया हो या अनजाने में भी हो गया। वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू ऑल सच सिनेरियोज। अगर आपने प्रॉपर्टी जिस दाम पे बेची वो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की कीमत से कम है तो 50C अप्लाई हो जाएगा। और 50C अगर अप्लाई हो गया तो फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रहती है, दैट इज 50 lakhs। तो बाकी पूरा तरीका वही रहेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ आप तब देखेंगे जब जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कितना होना चाहिए? 5% से ज्यादा होना चाहिए। ये कैलकुलेशन सिर्फ तब किया जाएगा व्हेन द वेरिएशन एक्सीड्स
5%। तो इसलिए देखिए ये प्रोविजन अप्लाई कब हो रहे हैं, वेयर द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, आपने जितने में बेचा या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, विच एवर इज हायर। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो मान लीजिए जैसे इस केस में 50 लाख कर दी गई, एज एन असेसी मुझे लगता है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्चुअली में उसकी कीमत 50 लाख है ही नहीं, करेक्ट। मैं मार्केट में किसी को भी बेचने जाऊं 50 लाख में नहीं बिक सकता, तो आई हैव एन ऑप्शन टू रिफर द केस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 55A। यानी मेरा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर किया जाएगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर या तो मेरी वैल्यू को स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कर सकता है या बढ़ा दे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने मेरी कीमत को कम कर दिया तो जो कीमत वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा उसी को कैपिटल गेन पर्पस के लिए सेल कंसिडरेशन मान लिया जाता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने मेरी कीमत को और बढ़ा दिया, बोलता है 50 नहीं भैया तुम्हारे तो और 55 लाख है, तो ऐसे केस में हम वैल्यूएशन ऑफिसर की बात को इग्नोर करेंगे और जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी दैट इज 50 लाख उसी को सेल कंसिडरेशन लेंगे। तो ये 50C इन जॉइंट ट्रेडिंग विद 55A से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि एक्चुअल में सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, तो आपका सेल प्राइस या स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी या वैल्यूएशन ऑफिसर, ये तीन लोग जो दाम बोलते हैं उसके बेसिस पे आपका सेल कंसिडरेशन निकलेगा। 51 जो है आज की तारीख में एक वेंटिलेटर में पड़ा हुआ सेक्शन है, पर फिर भी ये तब अप्लाई हो सकता है अगर मान लीजिए कोई एसेट मैंने 1 अप्रैल 2014 से पहले बेचने की कोशिश की थी पर वो बिक नहीं पाई थी और उसके लिए मैंने कुछ एडवांस ले रखा था। तो जो भी एडवांस था, क्योंकि वो एसेट बिकी नहीं और मैंने वो एडवांस फॉरफिट कर लिया, तो सेक्शन 51 ये बोलता है कि जब भी आप उस एसेट को आगे बेचेंगे तो क्या करना है, उसे आपको एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करना है। तो एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय एसएससी शेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, बिफोर 1 अप्रैल 2014। क्यों, क्योंकि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 आ गया, जो ये बोलता है कि अब अगर आपने ऐसा कोई भी एडवांस फॉरफिट किया 1 अप्रैल 14 के बाद, तो वो तो सीधा सीधा आईओएस के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। तो 51 सिर्फ उन्हीं सिनेरियो में अप्लाई होता है। कैपिटल गेन में अब एक एग्जेम्पशन बचा है 54 की सीरीज का हमारा, और एक सेक्शन 10 में मिलने वाले एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन है, पहले दो एग्जेम्पशन होते थे 1037, 1038, अब 1038 को पूरा काट दिया गया है। तो 1037 का एग्जेम्पशन है, वो क्या बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और आपका एग्रीकल्चर लैंड, कौन सा वाला एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, बिल्कुल अर्बन होना चाहिए, क्योंकि रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो उस पर तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो क्या हो रहा है, कंपल्सरली अक्वायर हो रहा है। तो अगर पिछले 2 साल से आप या आपके पेरेंट्स या एचयूएफ है तो उसके मेंबर्स उसका एग्रीकल्चर यूज कर रहे थे, तो जो भी कंपेंसेशन भी मिलेगा वो सब एग्जेम्प्ट होता है अंडर 1037। 1038 जो लॉन्ग टर्म शेयर्स पे एग्जेम्पशन मिलती थी सालों से, उसे हटा दिया गया है। अब उसकी जगह 112A आ गया है, जो बोलता है कि अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचेंगे तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 10% से टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 112A। तो दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 112A। तो ये एग्जेम्पशन को लेके बात हुई। फिर टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे क्या टैक्स लगता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A सिक्योरिटीज वाला है तो उस पर 15% लगेगा। बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उन पे टैक्स नॉर्मल रेट से लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में ये वही है, इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें एसटीटी पेड है, तो 112A में 10% से टैक्स लगेगा। लेकिन खास बात, अगर ये गेन 1 लाख तक का है तो ये एग्जेम्पशन अब 112A में आपको मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से नॉर्मल रेट जो सेक्शन 112 का है वो 20% है, लेकिन अगर आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कोई फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट बेचता है तो उस पर ऑप्शन दिया गया है कि वो 112 में 10% से टैक्स दे सकता है। यूनिट्स ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या जीरो कूपन बॉन्ड हो तो उनको ऑप्शन है कि या तो वो 10% विदाउट इंडेक्सेशन पे टैक्स दें या नॉर्मली 20% जैसे सभी देते हैं विद इंडेक्सेशन, वो भी दे सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा कैपिटल गेन का है वो डील करता है अबाउट एग्जेम्पशंस, यानी जो भी कैपिटल गेन आया उसको आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इनमें लिखी हुई बातों को फुलफिल करते हैं। तो कौन सा सेक्शन, कौन असेसी है, क्या एसेट वो बेच रहा है, उस एसेट का नेचर क्या है, बदले में नई एसेट कौन सी लेनी है, क्या टाइम लिमिट है उस एसेट को लेने का, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम
क्या उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नई एसेट को कितने समय तक लॉक इन करके रखना है, और अगर वॉयलेशन कर दिए तो क्या होगा, ये सभी बातें 54 से लेके 54H तक कवर्ड है एज एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। तो 54 क्या बोलता है, कोई भी इंडिविजुअल HUF अगर क्या बेच रहा है, कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है, कैश नेचर की, लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचता है और उसके बदले में एक या दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद लेता है इंडिया में, तो उसको ये एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर वो परचेस कर रहा है तो उसके पास टाइम है ट्रांसफर करने से 1 साल पहले से लेके ट्रांसफर होने के बाद 2 साल तक, और अगर वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इन सिनेरियो में जो भी कम से कम कितने का घर खरीदना है, जितना उसका कैपिटल गेन आया उतना या उससे ज्यादा का घर खरीदेगा तो पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। अगर उससे कम का घर खरीदा तो जितने का घर खरीदा उतना ही कैपिटल गेन माफ होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरा कैपिटल गेन 50 लाख आ रहा था तो मेरे को कम से कम 50 लाख का नया घर खरीदना है। अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का मैंने घर खरीदा तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। अगर मैंने 50 लाख से कम का घर खरीदा, से 35 लाख का घर खरीदा, तो केवल 35 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा। तो इसलिए एग्जेम्पशन विच एवर इज लोअर, जितना भी आपका कैपिटल गेन है या अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, इतना कैपिटल गेन आपका माफ हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अभी भी समय है और रिटर्न फाइल करना आ चुका है, तो आप चाहें तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी अगर रिटर्न फाइलिंग तक आपने नया घर नहीं खरीदा है या कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो उतना पैसा आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले जमा करा दे, तो जितना भी पैसा आपने अकाउंट स्कीम में जमा कराया वो भी एलिजिबल होगा फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। और जो नया एसेट आपने खरीदा या कंस्ट्रक्ट कराया उसको 3 साल तक आपको अपने पास होल्ड करके रखना है। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया तो जो नया घर बेचा उसका सेल कंसिडरेशन जितने में बेचा वो रहेगा, और उसकी कॉस्ट क्या रहेंगे, उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर 54 जो आपने पहले घर के अगेंस्ट में क्लेम किया था। जैसे 54 घर के बदले घर था वैसे ही 54 भी एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड है। यानी कोई भी इंडिविजुअल या HUF कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो पिछले 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा था उसको बेचता है और उसके बदले में एक नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है। कब तक, अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितने का उसे एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, कम से कम जितना उसका कैपिटल गेन आया उतने का, उतना या उससे ज्यादा का खरीदेगा तो पूरा माफ हो जाएगा। अगर उससे कम का खरीदेगा तो जितने का खरीदा उतना माफ रहेगा। अगर रिटर्न फाइलिंग तक नहीं खरीद पाया है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट लेके पैसा उसमें जमा कर दीजिए। 3 साल का लॉक इन आपको नए घर के नए एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में रखना पड़ेगा, और 3 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया तो उसकी कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया जाएगा, नई एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर वैसे ही 54 EC एंड 54 EE है जो किसी भी व्यक्ति को मिलता है। अभी तक 54 और 54 भी केवल इंडिविजुअल HUF के लिए था। 54 EC और 54 EE ये किसी भी व्यक्ति के लिए है। 54 EC में वो क्या बेच रहा है, कोई भी लैंड या बिल्डिंग बेच रहा है लॉन्ग टर्म नेचर की, और उसके बदले में वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स या यूनिट्स खरीदता है। और 54E में कोई भी कैपिटल एसेट बेच के स्पेसिफाइड यूनिट्स जो नोटिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी यूनिट्स खरीदता है। इनको कब तक खरीदना है, तो आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको खरीदना पड़ेगा। और मैक्सिमम इसमें जो एग्जेम्पशन ले सकते हैं वो 50 लाख तक की ले सकते हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी मैक्सिमम 50 लाख तक की एग्जेम्पशन एलिजिबल है, और इसमें आपको अकाउंट स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब इसमें नॉर्मल जो टाइम लिमिट थी वो 3 साल की टाइम लिमिट थी, लेकिन अब नए जितने भी बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे उनके लिए जो टाइम लिमिट है होल्डिंग की वो 5 years की है। अब अगर आपने इसका वॉयलेशन किया यानी लॉक इन पीरियड से पहले नई एसेट को बेच दिया तो नई एसेट को बेचने से जो कैपिटल गेन लगेगा वो तो लगेगा, पुराना जितना भी एग्जेम्पशन आपने लिया था वो वॉयलेशन वाले ईयर में डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका मान लिया जाएगा। वैसे ही 54F जो है वो जस्ट 54 से मिलता जुलता है, बस फर्क ये है 54 घर बेच के घर खरीदने की बात करता है, तो 54F कोई भी दूसरी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के
कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने की बात करता है। तो अगर आप क्या बेच रहे हैं, कोई भी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसकी जगह रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में परचेस कर रहे हैं, सेम सिचुएशन, -1 से 2 ईयर्स अगर परचेस कर रहे हैं और कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो 3 साल के अंदर करना है। बस फर्क क्या है, हर जगह कम से कम कैपिटल गेन अमाउंट का करना पड़ता था, यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन अमाउंट जितना करना पड़ेगा, नेट सेल कंसिडरेशन जितना करना पड़ेगा। नेट सेल कंसिडरेशन या उससे ज्यादा का किया तो पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा, अगर उससे कम का किया तो प्रपोर्शनेट आपका कैपिटल गेन जो है वो माफ होगा। इसमें भी स्कीम का बेनिफिट है, 3 साल का लॉक इन है और वायलेशन पे डीम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंसेप्ट है। फिर 54D जो है वो अगर आपका कोई भी लैंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में कंपलसरी एक्वायर होता है और उसके बदले में आप नई लैंड बिल्डिंग कोई इंडस्ट्रियल एरिया की परचेज करते हैं, 3 सालों के अंदर या तो परचेज करें या कंस्ट्रक्ट कराएं तो कैपिटल गेन आपका माफ हो जाएगा। 3 साल का लॉक इन, कॉस्ट से आपको रिड्यूस करना और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। 54G और GA ये लगभग मिलते जुलते सेक्शन है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसकी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी शिफ्ट करता है, कहां से, अर्बन एरिया से रूरल एरिया तो 54G और अर्बन एरिया से SEZ एरिया तो 54GA। तो जो भी वो ट्रांसफर करेगा इसके लिए उसको समय है नई लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदने का, और जो भी एक्सपेंसेस है शिफ्टिंग में वो टोटल जितना भी आया ट्रांसफर से 1 साल पहले से लेके अगले 3 साल तक, चाहे परचेज हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, इतना समय उसको दिया गया। कम से कम कैपिटल गेन अमाउंट जितना उसको नई एसेट खरीदनी है, स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। 3 साल का लॉक इन, वॉल्यूशन पे कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और लास्टली है 54GB जो बोलता है कि अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्लॉट बेच रहे हैं तो उसके बदले में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हैं तो आप एक एलिजिबल कंपनी के शेयर्स खरीदिए और वो कंपनी फिर क्या करेगी, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी। आपको शेयर खरीदना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, और जो कंपनी है वो प्लांट मशीनरी खरीदेगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो उसमें आपका कैपिटल गेन माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे कितने की मशीन खरीदनी है और आपको कितने के शेयर्स खरीदने, तो अगेन नेट सेल कंसिडरेशन जितना, यानी 54GB और 54F ऐसा सेक्शन है जो आपको नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने बोलता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो सब कैपिटल गेन अमाउंट को ही इन्वेस्ट करने बोलते हैं। तो यानी ब्रॉडली इससे हमने कैपिटल गेन के पूरे जितने भी प्रोविजंस थे वो सारे सेक्शंस को कवर अप करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आई होप ये एक फास्ट ट्रैक रिविजन आपके हेल्प कर रहा होगा एंड you would have recalled the things whatever you would have studied in your classes. Thank you.